सोडियम जो है क्लोराइड जो है वो आपकी रीअब्जॉर्ब हो रही है। अब थ्रू आउट दिस सेगमेंट फ्रॉम हेयर टिल हेयर आपकी सोडियम क्लोराइड जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन आपका वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वाटर ज्यादा रह गया है और सोडियम क्लोराइड की अमाउंट जो है वो कम हो गई है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विल बी लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी एंड उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है आयंस की वो हो जाएगी कम। ठीक है, आई बात समझ में? देखो आई रिपीट अगेन हेयर कि ये आपका लेट्स से 65% 100 मिनट में से 65 यहाँ पे सोडियम क्लोराइड रिमूव हो गया और 65 ही वाटर रिमूव हो गया। ठीक है, अच्छा तो पीछे कितना बच गया? 35 सोडियम क्लोराइड और 35 आपका वाटर बच गया। अब आप नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी को कुछ नहीं हुआ क्योंकि दोनों बराबर हैं, सोडियम क्लोराइड और वाटर दोनों आपके बराबर हैं अमाउंट। ठीक है, अच्छा अब आप नीचे आ जाओ। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपके लेट से कि वाटर जो है आपका 20% रीअब्जॉर्ब हो गया। 20% रीअब्जॉर्ब हो गया तो उसका मतलब यहाँ पे कितना वाटर रह गया? 15 वाटर रह गया। और लेट से कि 2 मॉलिक्यूल्स आपके सोडियम क्लोराइड के निकल गए, तो 33 आपका सोडियम है और वाटर कितना रह गया? 15 वाटर रह गया और यहाँ पे आपके 33 आपके सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड ज्यादा है और वाटर रह गया आपका सिर्फ 15, तो इसका मतलब है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई। अच्छा बाय द अब आप यहाँ थी असेंडिंग पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ हेलियम में आ जाओ। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 25% जो है वो आपका सल्यूट्स रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपके जो सल्यूट्स 33 रह गए थे वो 25 उसमें से निकल गए। ठीक है, 25 सल्यूट्स उसके अंदर से निकल गए, तो पीछे कितने सल्यूट्स यहाँ पे रह गए? 8। और वाटर कितना था आपका? 15, तो यहाँ से आ रहा था। ठीक है, तो जब 8 सल्यूट्स पीछे रह जाएंगे और वाटर रह जाएगा 15, तो वाटर यहाँ पे 15 रह गया और सल्यूट्स यहाँ पे निकल गए तो 8 रह गए। 25% निकल गए, तो 8 सल्यूट्स हैं और 15 वाटर है, तो हम इसको कहेंगे कि ये डाइल्यूट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 5% सल्यूट्स और रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, 5% सल्यूट्स यहाँ पे और रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? 13 रह गए थे ना, 5 इसमें से और निकाल दो। हाँ, 8 रह गए आपके सल्यूट्स यहाँ पे और वाटर अभी भी आपका 15 है, तो आज का मतलब है कि सल्यूट्स 13 से रह गए 8 सल्यूट्स हैं और 15 आपका वाटर है। ठीक है, तो उसका मतलब है अभी डाइल्यूशन अब है और ज्यादा होगी। ठीक है, और नीचे आओ। ठीक है, यहाँ से लेट्स सी के 4% आपका सल्यूट जो है यहाँ पे भी आपके रीअब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, राइट, तो पीछे आपका लेट्स से के 4 आपके रह गया सोडियम क्लोराइड और 15 रह गया आपका वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका यूरिन जो है वो डाइल्यूट और हो गया, यानी कि सल्यूट्स रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो आपका यूरिन जो प्रोड्यूस होगा वो डाइल्यूट होगा और मिनिमम ऑस्मोलारिटी जो सल्यूट्स की होती है हो जाती है उनकी, वो हो जाती है आपकी 50 मिली ऑस्मोल्स। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं उस सिनेरियो की जिसमें आर फास्टिंग। ठीक है, और आप पानी नहीं पी सकते हैं, आपकी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, थर्स्ट सेंटर्स आपके स्टिमुलेट हुए हैं, लेकिन प्यास आपको बहुत लग रही है, रोज की गिलास से पानी तो आप पी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन आपका सीन क्या है कि अब किडनीज जो हैं दे कम फॉर द रेस्क्यू, और वो क्या करेंगी? वो प्रिवेंट करेंगी, वो कंजर्व करेंगी वाटर को। दे विल कंजर्व द वाटर इन द बॉडी बाय प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द किडनीज। क्योंकि देखो सब बॉडी के अंदर अंडर नॉर्मल कंडीशन सबसे ज्यादा जो अमाउंट ऑफ वाटर लॉस है दैट इज 1.5 लीटर्स एंड दैट इज थ्रू योर किडनीज। ठीक है, तो किडनी विल प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, कि आप पानी पी तो सक नहीं रहे हो तो ये ना हो कि आप डिहाइड्रेट हो जाओ, तो और किडनीज दे विल प्रिवेंट द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द बॉडी। अब सारा दिन अपने आप को सोचना बैठ के कि आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है,
जब आप फिजियोलॉजी को आपको अपने ऊपर अप्लाई करोगे ना, तो फिर आप अंडरस्टैंड करोगे कितना मजा आता है। सोचिए कि सब हमारी किडनीज क्या काम कर रही हैं। अब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कैसे बन रहा है, ठीक है। अब जो सिनेरियो यहाँ से चला था, वाटर रीअब्सॉर्ब हुआ, सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हुई, ऑस्मोलैरिटी 300 रहती है। बाय द टाइम इट रीचेस थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले 20% वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, थोड़ी सी सोडियम और क्लोराइड रीअब्सॉर्ब होती है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे सॉल्यूट कंटेंट ज्यादा हो जाता है और फ्लूइड कंटेंट कम हो जाता है, तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, और यहाँ पे अब थिन असेंडिंग लिफ्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो रही है, 25% यहाँ से भी रीअब्सॉर्ब हो रही है, एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे जो ये डाइल्यूटिंग सेगमेंट्स हैं, तो यहाँ पर क्योंकि वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, तो सिर्फ सल्यूट्स रीअब्सॉर्ब हो रही है, तो यहाँ पे वाटर पीछे रह जाएगा, सल्यूट्स यहाँ पे कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, अच्छा, अब क्या होता है कि बाय द टाइम ये जो आपका डिस्टल ट्यूब्यूल में पहुंचेगा आपका फ्लूइड, व्हाट विल हैपन कि वो जो आपकी बॉडी के अंदर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुई थी, ठीक है, बॉडी के अंदर जो आपकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुई थी, उसने क्या किया था, उसने आपके पिट्यूटरी के ऑस्मो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर दिया था, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऑस्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हुए, तो उन्होंने व्हाट डिड दे डू, उन्होंने did cause the release of antidiuretic hormone। अब वो एंटीडायरेटिक हार्मोन पोस्टीरियर से चलता 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 आपकी रीचेस द किडनी, ठीक है। अब आपको याद है कि अभी पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, एंटीडायरेटिक हार्मोन के रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं एंटीडायरेटिक हार्मोन के। इन ये आपके जो एपिथेलियम है ना, इनके सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो आके व्हाट विल दे विल कॉज द फॉस्फोरिलेशन ऑफ दोज एक्वापोरिन्स, और वो एक्वापोरिन्स जो हैं वो आके अटैच हो जाएंगी आपके इन ट्यूब्यूल्स की सरफेस के ऊपर, ठीक है। वो एक्वापोरिन्स जो हैं वो आके अटैच हो जाएंगी आपकी इन ट्यूब्यूल्स के सरफेस पे, ठीक है। तो वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियम। वाटर जो है वो आपका मूव करेगा फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियम, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ 5% सोडियम क्लोराइड, अब क्या है कि मोर वाटर इज रीअब्सॉर्ब एज कंपेयर टू द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड है, ठीक है। मोर वाटर विल बी रीअब्सॉर्ब एज कंपेयर टू the reabsorption of sodium and chloride। as a result of that यहाँ पे concentration sodium chloride की ज्यादा हो जाएगी as compared to the water, ठीक है। so the amount of water lost from the body will be less, लेकिन उसकी concentration जो है sodium chloride ions की वो ज्यादा होगी, ठीक है। remember कि जो number of solutes जो loss हो रहे हैं in dilute urine and in concentrated urine, the number of solutes lost will be same, they will not change, ठीक है। 65% यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, थोड़ी सी यहाँ रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, 25% यहाँ पे हो रही है, 5% यहाँ पे हो रही है और 1% यहाँ पे हो रही है, वो स्टैटिक रहेगी। सल्यूट्स की रीअब्सॉर्प्शन जो है वो स्टैटिक रहेगी। इट इज द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड व्हिच इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी विल डिटरमिन द ऑस्मोलैरिटी। It is the amount of the fluid which is lost from these tubules will determine the osmolarity। अगर water reabsorb नहीं हो रहा है, उस सिनेरियो में वाटर जो है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू, लेट्स से सल्यूट्स यहाँ पे आए गए 5, ठीक है, सल्यूट्स यहाँ पे 5 है, यूरिन आप डाइल्यूट बना रहे हो, ठीक है, तो यूरिन जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है यहाँ पे 50 है, ठीक है, और सल्यूट्स आपके ये यहाँ पे डाइल्यूशन वाले सिनेरियो में लेट्स से अमाउंट ऑफ सल्यूट्स यहाँ पे 5 है, लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे 100 है, ठीक है। 5 वाटर तो ऑब्वियसली 100 वाटर ज्यादा है, सल्यूट्स कम है, तो ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आप फॉर्म कर रहे हो तो क्या होगा कि वहाँ यहाँ पे सल्यूट्स जो है
वो 5 होंगे, लेकिन आपका जो वाटर क्योंकि सारा रीअब्सॉर्ब हो गया बहुत ज्यादा, तो पीछे वाटर जो है आपका इंस्टेड ऑफ 100 इट इज 15। तो 5 सल्यूट्स हैं और 15 वाटर है, तो दिस वाटर दिस यूरिन में जो अमाउंट ऑफ की जो ऑस्मोलैरिटी है, जो यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी है, दैट विल बी मोर। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स वही है इन द फ्लूइड, ठीक है, लेकिन जो अगर वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया है, यहाँ पे वाटर कम होगा तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये सब मैंने आपको करा दिया है। सारा मैंने आपको करा, हाँ अच्छा ये ग्राफ मैं आपको करा देती हूँ। ये देखो, ये जो ग्राफ है ना, ये अक्सर ये एग्जाम में एक दफा इसका सवाल आ गया था। ठीक है, कि अगर आप 1 लीटर ऑफ वाटर पियोगे, रोजे के बाद आपने 1 लीटर पानी पिया है, तो ऑस्मोलैरिटी में क्या चेंजेस आएंगे बॉडी के फ्लूइड की, यूरिन फ्लो रेट में क्या फर्क पड़ेगा, और यूरिन के सल्यूट की एक्सक्रीशन में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये जो है आपका टाइम है। ठीक है, यहाँ पे आपने 3 डिफरेंट चीजों की रिलेशनशिप बतानी है। यूरिन में सल्यूट की एक्सक्रीशन कितनी हो रही है, यूरिन का फ्लो रेट क्या है, और ऑस्मोलैरिटी क्या है आफ्टर ड्रिंकिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। ये 0 मिनट में आपने आपने 1 लीटर पानी पिया है, तो आप देखोगे कि इन 180 मिनट्स क्या हो रहा है। आपने 1 लीटर पानी पिया तो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी कम होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी आपकी कम होगी। ठीक है, ड्यूरिंग दैट पीरियड क्या होगा कि आपके यूरिन फ्लो रेट जो है इंक्रीज होना शुरू करेगा। पानी आप पी रहे हो तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है और वो इतनी कम हो जाती है। ठीक है, अब आपने जब पानी पिया है तो यूरिन फ्लो को क्या होता है, यूरिन फ्लो जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और मैक्सिमम 6 लीटर हो जाता है, और होते होते ये इतने अरसे तक प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद क्या है, आफ्टर सम टाइम ये आपकी जब वो एक्सेस बॉडी से निकल जाएगा तो फिर आपका वापस ऑस्मोलैरिटी बॉडी की नॉर्मल हो जाएगी, और ये ऐसे ही होगा जब एक्सेस आपके बॉडी से वाटर निकल जाएगा, यूरिन निकल जाएगा, तो फिर यूरिन फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। इस सिनेरियो में आप देखो कि यूरिन सल्यूट की एक्सक्रीशन को क्या है, सल्यूट की एक्सक्रीशन नॉर्मल रहेगी। ठीक है, सल्यूट की एक्सक्रीशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूरिन डाइल्यूशन में भी और यूरिन कॉन्सेंट्रेशन में भी, दोनों से ना सिनेरियो में अमाउंट ऑफ सल्यूट लॉस जो है ना वो सेम रहेगा, एक फिक्स अमाउंट है, दिस द अमाउंट ऑफ द water loss from the kidney that will determine the osmolarity of your kidney. ठीक है, so kidneys can excrete large amount of dilute urine or small volume of concentrated urine. ठीक है, without major changes in rates of excretion of solutes such as sodium and potassium. This is very important. ठीक है, तो किडनी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन भी प्रोड्यूस करती है, या वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सारा दिन अगर आप पानी नहीं पियोगे, आप देखोगे जाके कि आपका अमाउंट ऑफ यूरिन पास दैट विल बी स्मॉल इन अमाउंट, और वो डार्क इन कलर होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि देयर आर नो मेजर चेंजेस इन द रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्यूट्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट। It is the reabsorption of the water which is determining the osmolarity of the loss of the which is controlling the osmolarity of your body as well as the osmolarity of your urine. ठीक है, so concentration urine can be as low as 50 milliosmoles and can be as high as 1200 milliosmoles. ये आपके यूरिन डाइल्यूशन में होगा, ये आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेशन में होगा। यूरिन डाइल्यूशन तब होगी जब आप बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड होंगे, और यूरिन कॉन्सेंट्रेशन तब होगी जब आप बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड होंगे। ठीक है, kidneys concentrated urine कब प्रोड्यूस करती है, when do they produce concentrated urine, when the water is in short supply or when there is deficit of water in the body. ठीक है, या तो पानी आपको मैसर नहीं है, जैसे आप रोजा रख रहे हो तो पानी है तो लेकिन पी नहीं सकते हो, या बॉडी के अंदर पानी कम हो गया। ठीक है, नॉर्मली जो है
water is continuously lost from the body through various routes. Lungs से by evaporation, gastrointestinal tract से by way of feces, skin से through evaporation and perspiration, and kidneys से through excretion of water. ठीक है. So as you know that water is continuously lost from the body. ठीक है. So fluid intake should be equal to the fluid loss. ठीक है. But when there is short supply of water or you are unable to drink water because of the rosa, your kidney will form small volume of concentrated urine. ठीक है. Thus minimizing the intake of fluid required to maintain homeostasis. यानी कि अगर आपके पास पानी बॉडी आपकी कंटिन्यूसली लूज कर रही है वाटर and there is no water, it gets around you or you are fasting, so the kidneys will form a small volume of concentrated urine, thus minimizing the intake of fluid required to maintain homeostasis. ठीक है. So या तो अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी कम हो गया तो या तो पानी पियोगे आप, या अगर पानी नहीं आपको अवेलेबल है इन यूर फास्टिंग, इन दोनों सिनेरियो में आपकी किडनी जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी. ठीक है. The human kidney can produce a maximal urine concentration of 1200 to 1400 milliosmoles, 4 to 5 times the osmolarity of plasma. अच्छा, किन कंडीशंस में कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है? डायरिया में, वॉमिटिंग में, बर्न्स में, फास्टिंग में, स्टार्वेशन में, रीनल फेलियर में. इन सारी कंडीशंस में यू आर प्रोड्यूसिंग, बॉडी इज प्रोड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. ठीक है. तो इनमें से किसी का भी एक सिनेरियो आ जा सकता है और उस सिनेरियो के साथ फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि बॉडी किडनी कैसे बना रही है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. ठीक है. चलो जी, देख लो बच्चों, थोड़ा सा ब्रेक मिले तो आपको. हाँ. टीचर, व्हाई आर यू स्लीपिंग इन द क्लास? स्टूडेंट, टीचर योर वॉइस इज सो स्वीट, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग स्लीपी. Teacher, then why other people are not sleeping? They are not listening to you, ma'am. ऐसी बात है. कितने लोग सो चुके हैं मेरे लेक्चर में? प्लीज बच्चों सो नहीं, पहले ही आप मुझे नजर नहीं आ रहे हो और मैं आपको जगा भी नहीं सकती हूँ उस तरह. अब यही सूरत है कि थोड़ा सा मैं आपको जो पढ़ लोगे, पता नहीं लेक्चर सुना कि नहीं सुना, लेकिन जो पढ़ो ये बेटा बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से सुनना प्लीज. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सो नो बटरिंग इट. टीचर योर वॉइस इज सो स्वीट दैट आई एम स्लीपी, एंड the others who are not sleeping, they are not listening to me. ऐसी बात नहीं है, ये बहाना है आप लोगों का. अच्छा जी, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी. यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रोवाइड्स अ रैपिड एस्टिमेट ऑफ यूरिन सोल्यूट कंसंट्रेशन. द मोर कंसंट्रेटेड द यूरिन इज, द हायर द यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी. ह्यूमंस का नॉर्मल रेंज जो है 1.002 से, ह्यूमन यूरिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.002 से 1.028 तक होती है. और जैसे जैसे यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाती है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंक्रीज होती जाती है. एंड दैट्स हाउ यू कैन डिटरमिन कि वेदर द किडनीज आर फंक्शनिंग नॉर्मली और नॉट, वेदर द किडनीज आर एबल टू कंसंट्रेट यूरिन और नॉट. ठीक है. यूरिन कंसंट्रेशन कैसे प्रोड्यूस होती है? हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे प्रोड्यूस होती है? ये देखो. अच्छा, किडनी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कैसे प्रोड्यूस करेगी? किडनी जो है, how will it conserve water? It will conserve water by preventing the loss of the fluid from the kidneys. ठीक है. मिनिमम जो किडनी को मिनिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट्स जो आपका 0.5 लीटर किडनी प्रोड्यूस करती है टू गेट रिड ऑफ 600 ml of 600 milliosmoles of solutes, right? So minimum जो है obligatory urine volume में आपको ऑलराइट, वो हम बाद में कर लेंगे. चलो. अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये आपका इंटरस्टिशियम है.
इंटरस्टिशियम के साथ साथ आपकी ब्लड वेसल्स भी पड़ी, भूल ना जाना यहाँ पे, यहाँ पैरेलल ना आपकी ब्लड वेसल्स भी पड़ी हुई हैं। हाँ, ये आपकी ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं। और ये इंटरस्टिशियम भी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपकी बॉडी में कॉन्सेंट्रेट, यू आर फास्टिंग, आपकी किडनी जो है इट इज प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, तो ये रीअब्जॉर्प्शन कर रही है। अब रीअब्जॉर्प्शन के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं कि यहाँ पे आपके चैनल्स हों। ठीक है, चैनल्स होने जरूरी हैं। चैनल्स होंगे तो वाटर जो है निकल के यहाँ से यहाँ पर आएगा, फ्रॉम द renal tubular fluid into the interstitium। अगर चैनल्स नहीं है तो वाटर नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर यहाँ वाटर का वही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है और जो यहाँ पे भी है वही वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो वाटर विल नॉट मूव, water will only move from a higher concentration gradient towards a lower concentration gradient। from, ठीक है, from higher concentration gradients water move करेगा from higher concentration gradient towards lower concentration gradient। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका मतलब है एक तो चैनल्स खुले होने चाहिए तभी वाटर मूव करेगा, अगर चैनल्स नहीं खुले हुए तो वाटर नहीं मूव करेगा। दूसरे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। ठीक है, ओनली देन द वाटर विल मूव फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स इनटू द इंटरस्टिशियम। ठीक है, सो यहाँ पे अब देखो आप कि यहाँ पे क्या सिनेरियो होना चाहिए, यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी लेस, ओनली देन यहाँ पे अगर अमाउंट ऑफ वाटर कम होगी ओनली देन द वाटर विल मूव फ्रॉम higher concentration towards the lower concentration, right? आई बात समझ में? तो you need aquaporins here, water channels, then the water will move and concentration gradient also, यानी कि water यहाँ पे ज्यादा हो और water यहाँ पर कम हो। जब water यहाँ पर कम होगा तो हम इसे कहेंगे कि ये एरिया हाइपर ऑस्मोलर है। ठीक है, इसका मतलब है कि यूरिन को, वाटर को बॉडी के अंदर कंजर्व करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, गेट्स, वाटर के गेट्स, ताकि वाटर यहाँ से निकलने के बजाय वापस बॉडी में वाटर इंटरस्टिशियम में चला जाए, इंटरस्टिशियम से वो ब्लड में चला जाए। ठीक है, गेट्स चाहिए। दूसरे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो यहाँ पे। अगर कॉन्सेंट्रेशन चैनल्स हैं और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है तो भी वाटर मूव नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर वाइस वर्सा कि अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है और चैनल्स हैं तो भी वाटर मूव नहीं करेगा, चैनल्स नहीं है और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है तभी वाटर मूव नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा तो अब आपका चैनल्स बनाने में किसका काम है, आपका रोल है एडीएच का। ठीक है, एडीएच आएगा, अटैच होएगा, फॉस्फोरिलेशन करेगा सीएमपी की और जनाब साहब वो फॉस्फोरिलेट कर देंगे आपके एक्वापोरिन्स को, एक्वापोरिन्स आके अटैच हो जाएंगे और यहाँ के ऊपर। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या सीन है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का ये सीन है कि ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है यहाँ पे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अब यहाँ पे आपने ना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को यहाँ पे आपने ना सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है, यहाँ पे आपने सल्यूट की इंटरस्टिशियम में आपने सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है, यहाँ पर सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये एरिया हाइपर ऑस्मोलर हो जाएगा। ठीक है, जब ये एरिया हाइपर ऑस्मोलर हो जाएगा तो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हाइपर ऑस्मोलर का मतलब यहाँ पे वाटर थोड़ा है और सल्यूट ज्यादा है। ठीक है, तो जब और तो फिर वाटर के लिए मूवमेंट आसान हो जाएगी, फ्रॉम रीअब्जॉर्प्शन रैपिड होगी अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। अब हम देखेंगे कि एडीएच तो चलो आके अटैच हो गया, उसने लगा दी यहाँ पे एक्वापोरिन्स।
अब इस एरिया को हम हाइपर ऑस्मोलर कैसे बनाएंगे, ठीक है। इस एरिया को हाइपर ऑस्मोलर बनाना बहुत जरूरी है कि अगर ये हाइपर ऑस्मोलर नहीं हुआ, डिस्पाइट ऑफ द गेट्स प्रेजेंट, वाटर विल नॉट मूव फ्रॉम दिस एरिया इनटू दिस एरिया, ठीक है। So urine concentration के लिए two basic requirements हैं to form a concentrated urine: a high level of ADH, which increases the permeability of the distal tubules and collecting ducts to water. ठीक है, high level of ADH, which increases the permeability of distal tubules and collecting ducts to water. दूसरे आपका high osmolarity of renal medullary interstitial fluid है, ठीक है। चैनल्स खोल दिए, अब आपको कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाना है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बनाने के लिए जरूरी है कि यू require a high osmolarity of renal medullary interstitial fluid, ठीक है, which provides the osmotic gradient necessary for water reabsorption to occur in the presence of high level of ADH, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात कि एक तो आपको ADH चाहिए, दूसरे आपको हाइपर ऑस्मोलर medullary interstitial चाहिए for the to create an osmotic gradient for the water to be reabsorbed from these collecting tubules, right? अच्छा, आप ये आपको मैं आपको दिखा दूं, ये देखो, ये है कॉर्टेक्स, ये है मडल्ला, ये रीनल पैपिला है, राइट। और ये देखो, ये कॉर्टिकल आपके नेफ्रॉन्स है, जिसका छोटा सा लूप ऑफ हेनले जो है वो आपका फॉल कर रहा है इनटू द दिस थिंग मेडल्ला में। और ये आपके जक्सा मेडल्ली हैं, जिनका एक लंबा सा लूप ऑफ हेनले है, जो कि आपका टिल द टिप ऑफ द रीनल पेल्विस, यहाँ तक टिप ऑफ पेपिला तक जा रहा है, ठीक है। और ये आपकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, वो जो एंटर हो रही है आपके रीनल पेपिला में, ठीक है। यहाँ सबसे जो है ना आपका यूरिन कलेक्ट होकर ये रीनल पेपिला में एंटर होगा, राइट। ये याद रखना है सिनेरियो। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में याद है हमने डिस्कस किया था, मेन रोल जो होता है टू मेक कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, उसे मेन रोल जो होता है वो आपका juxtamedullary nephrons का होता है। और because these juxtamedullary nephrons, इनका long loop of Henle है, they are responsible for creating hyperosmolarity in the medullary interstitium, hyperosmolarity in the medullary interstitium। कॉर्टेक्स में hyperosmolarity नहीं होती है, लेकिन hyperosmolarity जो है मेडल्ला में होती है, which is created by the this loop of Henle in the of the juxtamedullary nephron। ये juxtamedullary nephron का जो loop of Henle है, that is responsible for creating hyperosmolarity in the medulla, in the medullary interstitium, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका देखो, फिर दोबारा स्ट्रक्चर दिखा दिया, ये आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है, जिसका छोटा सा लूप ऑफ हेनले है, ये मेडल्ला है, ठीक है। और ये मेडल्ला के साथ आप ये देखो कि ये आप भूल ना जाया करो कि आप जब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो ट्यूबुलर के स्ट्रक्चर के साथ आप लोग याद रखा करो कि साथ साथ ब्लड वेसल्स भी रन करें। तो एक्चुअली यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट जगह, एक तो ट्यूब्यूल्स देमसेल्व्स, फिर इंटरस्टिशियम है, और इंटरस्टिशियम के साथ ही आपकी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, राइट। ये रिलेशनशिप आपने याद रखनी है कि ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स के बीच में भी इंटरस्टिशियम है, ट्यूब्यूल्स के बाहर भी इंटरस्टिशियम है, और इंटरस्टिशियम के साथ आपकी ब्लड वेसल्स है। तो ये जो आपका juxtamedullary nephron है, that is mainly responsible for creating hyperosmolarity। तो मेडल्ला की hyperosmolarity जो है, that is important for to form a concentrated urine, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम आपके लॉन्ग में नहीं है, ये शिरवुड का डायग्राम है। ये आपको एक सिनेरियो दिखा रहा है, इसे कहते हैं ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, इसे कहते हैं ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ठीक है, वर्टिकल ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द रीनल मेडल्ला। ये आपका कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये लाइटर पोर्शन जो है आपका कॉर्टेक्स है, और ये डार्कर पोर्शन है जो आपका रीनल मेडल्ला है, जिसके अंदर juxtamedullary नेफ्रॉन्स जो हैं डिप कर रहे हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स की जो आपकी ऑस्मोलैरिटी है वो 300 मिली ऑस्मोल, ठीक है। कॉर्टेक्स की आप ऑस्मोलैरिटी देखो सिर्फ 300 मिली ऑस्मोल है, ठीक है। लेकिन मेडल्ला में जैसे आप एंटर हो ना, तो देखो आपकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज होना शुरू होती है, 600, 900, 1200, 600, 900, 1200, सारे आपके मेडल्ला की ऑस्मोलैरिटी 600 से इंक्रीज होती है तो 1200, टिप ऑफ द पेपिला पे 1200 होता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको
एक ये चार्ट बना हुआ है आपके बुक के अंदर, एक ये चार्ट बना हुआ है, ठीक है। इसमें जिन डिफरेंट एरियाज का रोल है इन मेकिंग यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। अच्छा, ये अब आप थोड़ा सा समझ लो, बहुत आसान है लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। हाँ, ये देखो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में वो आपको दिखा रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा हो रही है, 65% एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। और उतने ही वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है 2+, ठीक है। और पैसिव रीअब्सॉर्प्शन हो रही है सोडियम क्लोराइड और यूरिया की, पैसिव रीअब्सॉर्प्शन हो रही है सोडियम क्लोराइड और यूरिया की, और ये एक्टिव हो रही है, ठीक है। इन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में देयर इज नो एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो थिन है वो, हम सोडियम क्लोराइड की वो कोई रिएक्टिव रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही है। वाटर की रीअब्सॉर्प्शन 20% हो रही है थिन डिसेंडिंग में, और सोडियम क्लोराइड और यूरिया की रीअब्सॉर्प्शन पैसिवली हो रही है थोड़ी सी, 10+1। ये थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वो भी थिन है, तो देयर इज नो एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और लेकिन ये इम्परमेबल टू वाटर भी है, ये इम्परमेबल टू वाटर भी है थिन असेंडिंग। और उसके बाद सोडियम क्लोराइड और यूरिया की रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे पैसिवली हो रही है, ठीक है। थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में देखो आप, थिक असेंडिंग में एक्टिव सोडियम क्लोराइड की ट्रांसपोर्ट हो रही है 25%, 2+, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वाटर की रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही बिकॉज ये इम्परमेबल है सेगमेंट, ठीक है। ये डाइल्यूटिंग सेगमेंट्स है, ये दोनों सेगमेंट थिन असेंडिंग और थिन असेंडिंग दोनों डाइल्यूटिंग सेगमेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और यूरिया की पैसिव रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही। फिर आप डिस्टल ट्यूब्यूल पे आ जाओ, डिस्टल ट्यूब्यूल पे 5% पैसिव एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पर वाटर की रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही है, ओनली हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच। डिस्टल ट्यूब्यूल में वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है अगर एडीएच प्रेजेंट है, राइट। सोडियम क्लोराइड और यूरिया की पैसिव रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही। अच्छा, कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में रीअब्सॉर्प्शन हो रही है सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एल्डोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में होती है यहाँ पे इस एरिया में रीअब्सॉर्प्शन जो है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी हो रही है सोडियम क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन। वाटर की रीअब्सॉर्प्शन ओनली इट्स occurring when there is ADH present. There is no reabsorption, passive reabsorption of sodium chloride और यूरिया, ठीक है। इनर मेडलरी कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है सोडियम क्लोराइड की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन, लेकिन वाटर की रीअब्सॉर्प्शन ओनली टेकिंग प्लेस इफ देयर इज ADH present. There is no reabsorption of passive reabsorption of sodium chloride, and there is reabsorption of urea ions if ADH is present, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका आपने डायग्राम बना के ना सामने रख के डायग्राम के आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, so factors which are making hyperosmolar medullary interstitium, ठीक है। What are the factors which are making hyperosmolar और hyperosmolarity कैसे, concentrated urine के बनाने के जो factors हैं वो ADH है और hyperosmotic medullary interstitium है। medullary interstitium को hyperosmolar कैसे बना रहे हैं, उनमें कौन कौन से पार्ट्स का रोल है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। ये जो आपकी थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन मेकिंग हाइपरऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। हाइपरऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट्स इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। सो ये जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, इन ये भी जो है इनका भी इम्पोर्टेंट रोल है इन मेकिंग द इंटरस्टिशियम हाइपरऑस्मोलर, ठीक है। ये जो है आपका, ये आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम को यहाँ से सोडियम क्लोराइड 25% जो रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, ये आपके
मेडल्ली इंटरस्टिशियम को हाइपरऑस्मोलर करें। सिमिलरली यहाँ पे जो भी एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही है सोडियम क्लोराइड की, वो भी आपके इस एरिया को हाइपरऑस्मोलर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद facilitated diffusion of urea from the inner medullary collecting ducts into the medullary interstitium। ठीक है, फिर यहाँ पे मेडलरी डक्ट से यहाँ पे यूरिया ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है फ्रॉम द मेडलरी कलेक्टिंग डक्ट्स इनटू द यूरिया। ठीक है, यानी कि ये यूरिया भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग दिस एरिया हाइपर ऑस्मोलर। ठीक है, और लास्ट चीज क्या है कि reabsorption of water is less। लास्ट क्या है कि reabsorption of water is less as compared to reabsorption of solute, so this area becomes hyperosmolar, right? So ये चार बेसिक फैक्टर्स हैं। नंबर 1 इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये आपका थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो कि reabsorb करेगा सोडियम क्लोराइड को इनटू द दिस इंटरस्टिशियम, इस इंटरस्टिशियम में। ठीक है, ये reabsorb कर रहा है। ठीक है, और साथ के साथ एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो इंडक्स में हो रही है नंबर 2, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की, वो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर रहा है। नंबर 3 जो है आपकी यूरिया की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है फ्रॉम द मेडलरी कलेक्टिंग डक्ट्स इनटू द इंटरस्टिशियम, दैट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग दिस इंटरस्टिशियम हाइपर ऑस्मोलर। नंबर 4 जो है वो ये है कि जी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे कम है एज कंपेयर टू द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट। ये बहुत, अगर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होएगी यहाँ पे ज्यादा तो ये जो है एरिया डाइल्यूट हो जाएगा। अच्छा, सो पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर, अच्छा तो अब आपका दो चीजें हैं बेसिकली व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग हाइपरस्मोलैरिटी ऑफ मेडल्ली इंटरस्टिशियम। एक तो सोडियम क्लोराइड है जो कि 50 to 60% रिस्पांसिबल है फॉर मेकिंग द मेडल्ली इंटरस्टिशियम हाइपर ऑस्मोलर, और दूसरे हैं आपका यूरिया विच इज मेकिंग द मेडल्ली which has a role 40 to 50%। urea is responsible for creating hyperosmolarity in the medullary interstitium। okay? All right, so I think I should stop here। ये बस आप याद रखो कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है यू नीड एंटीडायरेटिक हार्मोन जो कि गेट्स प्रोड्यूस प्रोड्यूस करे, यानी कि परमिएबल करे ट्यूब्यूल्स को, और दूसरा आप यू नीड हाइपर ऑस्मोटिक मेडल्ली इंटरस्टिशियम, क्योंकि वो हाइपर ऑस्मोटिक होगा तभी एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डेवलप होगा और फ्लूइड विल मूव फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स इनटू द इंटरस्टिशियम। ठीक है, मेडल्ली इंटरस्टिशियम को हाइपर ऑस्मोलर बनाने के लिए यू नीड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो सोडियम क्लोराइड का है। 50 to 60% जो है सोडियम क्लोराइड इज रिस्पॉन्सिबल एंड 40 to 50% यूरिया का रोल है इन मेकिंग द मेडल्ली इंटरस्टिशियम हाइपर ऑस्मोलर। ठीक है, तो आई विल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चन? अनम्यूट कर दो भाई। हेलो, अनम्यूट कर दो जरा, मैं पूछ लूं स्टूडेंट से। मैम कर दिया है लाइबा जाकरिया को। एनी क्वेश्चन? कोई नहीं किया, कोई बात नहीं। जो बेटा क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? नहीं आ रहा। ऑलराइट, जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं आपको अगले नेक्स्ट उसमें मैं आपसे पहले पूछ लूंगी, और मे बी मैं आपको आगे ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी ना तो कोई क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे।